नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो चैप्टर 12 है, अध्याय 12 है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, चैप्टर 12 में जो बताया गया है वो है पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति, मतलब कि पुलिस को किस प्रकार से इत्तला दी जाएगी और पुलिस अधिकारी पुलिस जो है उसमें किस प्रकार से अन्वेषण कर सकेगा, उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी, इन सब बातों के बारे में जो है इस चैप्टर में, चैप्टर 12 में बतलाया गया है। मित्रों, इस चैप्टर में जो है टोटल 26 धाराएं हैं, सेक्शन 154 से लेकर सेक्शन 176 तक। मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इस चैप्टर की जो सेक्शंस परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है या बना है, इन दोनों सेक्शंस को जो है हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, चैप्टर 12 में जो है दो प्रकार के प्रावधान है। पहला, पुलिस को इत्तला के संबंध में कि अगर पुलिस अधिकारी को किसी अपराध के संबंध में इत्तला दी जाती है तो पुलिस अधिकारी जो है क्या क्या कार्यवाही करेगा, उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। और इसी के साथ उसकी अन्वेषण करने की शक्तियां, जब पुलिस अधिकारी को किसी अपराध के संबंध में सूचना मिलती है तो पुलिस अधिकारी जो है अन्वेषण करता है, तो अन्वेषण में वह किन किन शक्तियों का प्रयोग करेगा, इसके बारे में हमें जानकारी प्रावधान जो है चैप्टर 12 देता है। अब यहां पर जो है हम सबसे पहले देखते हैं पुलिस को इत्तला। ध्यान दीजिएगा मित्रों, दो प्रकार के प्रकरण हैं जिनमें जो है पुलिस को इत्तला दी जाती है। पहला, संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले, और दूसरा असंज्ञेय मामले, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, तो हमने जो है जब सीआरपीसी की सेक्शन 2 को हमने देखा था, डेफिनेशन क्लॉज देखा था, तो हमने 2C में यह देखा था कि वे अपराध जिनमें पुलिस अधिकारी को प्रथम अनुसूची के अनुसार बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति होती है, वे अपराध जो है कौन से अपराध होते हैं, वे अपराध जो है संज्ञेय अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। वहीं अगर हम देखें सेक्शन 2L में, तो वहां पर बताया गया है असंज्ञेय अपराध वे हैं जो कि जिनमें पुलिस अधिकारी बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं रखता है प्रथम अनुसूची के अनुसार। तो सबसे पहले हम जो है संज्ञेय मामलों में इत्तला की बात कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 154 में प्रोवाइडेड है। अब इस सेक्शन को आप ध्यान रखिएगा, इसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की सेक्शन भी बोला जाता है, FIR की सेक्शन भी बोला जाता है। कई सारे केसेस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सेक्शन 154 जो है किसी अपराध के संबंध में पहली सूचना है, कि जब कभी भी पुलिस अधिकारी को कोई सूचना मिलती है जो कि संज्ञेय मामलों से संबंधित है, तो वह जो है इस सेक्शन के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब यहां पर जो है इस सेक्शन को, सेक्शन 154 को अध्ययन की दृष्टि से, जिससे कि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में लगभग जो है इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इस सेक्शन को जो है 3 पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि इस सेक्शन के अंतर्गत 3 सब सेक्शंस हैं, 3 उपधाराएं हैं, जिसमें उपधारा 1 क्या कहती है, क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स, क्या है एलिमेंट्स, देखते हैं। तो इसमें बताया गया है संज्ञेय अपराध के किए जाने के संबंध में प्रत्येक इत्तला, ध्यान दीजिएगा, मतलब सेक्शन 154 जो है यह संज्ञेय मामलों से संबंधित है। देखिए, असंज्ञेय मामलों से संबंधित जो है सेक्शन 155 है, जिसको अभी हम देखते हैं। तो यहां पर जो है सेक्शन 154 में जिन मामलों की इत्तला रिकॉर्ड की जाएगी वह है संज्ञेय मामले, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब इसके बाद क्या कहा गया है, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध की जाएगी और इत्तला देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाई जाएगी। अब बात समझिएगा, सबसे पहली बात तो यह सेक्शन जो है कौन से मामलों पर एप्लीकेबल होती है, संज्ञेय मामलों पर। दूसरा, इस सेक्शन के अंतर्गत जो रिपोर्ट की जाती है, सूचना दी जाती है, वह दी जाती है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को। अब यह सूचना जो है मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। अब यहां पर जो है यह बताया गया है कि अगर सूचना मौखिक दी जाती है, मतलब कि ओरली पुलिस अधिकारी को, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना दी जाती है, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जो है उस सूचना को लेखबद्ध करेगा, मतलब उसको लिखेगा।
इसी के साथ साथ वह किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी को जो है निर्देश भी दे सकता है कि वह उसकी सूचना लिख ले। अब जहां पर कि ऐसी सूचना लिख ली गई है तो उस सूचना का सार जो सूचना देने वाले ने उसे दी है उसको जो है उसको पढ़कर समझाई जाएगी कि आपने जो यह बताया और हमने आपके कहे अनुसार इस तरीके से इसको लेखबद्ध किया है, जिससे कि वह सामने वाला व्यक्ति सहमत हो जाए कि हाँ जो मैंने बताया है वही लेखबद्ध किया है। तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या किया जाएगा, लेखबद्ध की जाएगी और जो है उसको पढ़कर सुनाई जाएगी। अब इसके बाद मान लीजिए देखिए कि अगर सूचना लिखित रूप में की जाती है, देखिए मौखिक में तो जो है पुलिस थाने का भाषांतक अधिकारी रिकॉर्ड लिख लेगा और उसको पढ़कर सुना देगा, लेकिन लिखित रूप में अगर कोई सूचना पुलिस अधिकारी को आई है तो वह उसको लेगा और उस सूचना को अपनी रीति जो भी पुलिस अधिकारी के रिकॉर्ड्स हैं उनमें जो है उस रीति से उसको लेखबद्ध करेगा। अब इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि प्रत्येक इत्तला पर इत्तला देने वाले के हस्ताक्षर कराए जाएंगे जो उसे दे। मतलब कि जिस व्यक्ति ने सेक्शन 154 के अंतर्गत संज्ञेय मामलों में सूचना दी है, चाहे वह लिखित में दी हो चाहे वह मौखिक दी हो, उस व्यक्ति के सिग्नेचर हस्ताक्षर जो है उस सूचना पर कराए जाएंगे। मतलब एफआईआर पर एफआईआर देने वाले के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। अब इसके बाद आगे ये कहा गया उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएंगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा। अब देखिए लिखित रूप में सूचना आई या मौखिक रूप में सूचना आई, अब उस सूचना को पुलिस अधिकारी क्या करेगा, पुलिस अधिकारी के पास जो ऐसी सूचना को रिकॉर्ड करने के जो डॉक्यूमेंट होते हैं या जो पुस्तकें होती हैं उसमें वह मेंशन करता है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं तो आप ध्यान रखिएगा, पुलिस एक्ट 1861 की जो सेक्शन 44 है, धारा 44 जो है उसके अंतर्गत एक रोजनामचा रखा जाता है, एक जो है जनरल डायरी रखी जाती है। तो उस जनरल डायरी में यह मेंशन करना होगा कि फलाना व्यक्ति ने फलाना अपराध के संबंध में सूचना दी। इसी के साथ साथ पुलिस थाने में एक एफआईआर रजिस्टर भी होता है, तो उस एफआईआर रजिस्टर में भी ऐसी सूचना को दर्ज किया जाता है। तो यहां पर जो है दो प्रकार की सूचनाएं रिकॉर्ड हो गए, पहला रोजनामचा जिसको हम जनरल डायरी बोलते हैं और दूसरा जो है एफआईआर रजिस्टर में ऐसी एफआईआर को या सूचना को लेखबद्ध किया जाएगा। अब यहां पर आप देखिएगा कि 2013 में जो है इस सेक्शन में एक परंतुक जोड़ा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए इस परंतुक में जो बातें बताई गई हैं वह बताई गई हैं कि अगर अपराध की पीड़िता कोई महिला है, और अपराध कौन कौन से हैं यहां पर जो है अल्म फेंकने वाले अपराध है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी महिला पर एसिड अटैक किया है तो वह एसिड अटैक की महिला, या किसी स्त्री की लज्जा भंग करने से संबंधित अपराध है, या किसी स्त्री का पीछा करना स्टॉकिंग से रिलेटिंग अपराध है, या फिर हम कहें रेप से रिलेटिंग अपराध, या इसी प्रकार के ऐसे अपराध जो कि महिलाओं की लज्जा से, महिलाओं की इज्जत से, महिलाओं की जो है कह सकते हैं सील से संबंधित अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ऐसी स्थिति में 2013 में संशोधन कर यह प्रावधान किए गए हैं कि जो पुलिस अधिकारी ऐसी सूचना को लेखबद्ध करेगा, रिकॉर्ड करेगा, वहां पर वो जो है महिला पुलिस अधिकारी होगी। बात समझिए, बहुत सिंपल सी बात है, जरूरी भी है कि देखिए एक महिला जो है अगर पुलिस थाने में आके कंप्लेंट लिखाती है तो वह अपनी बात को किसी पुरुष पुलिस अधिकारी के समक्ष जब वो शिकायत करेगी तो वह सहज नहीं होगी, वह अपनी बात को फ्रीली नहीं कह पाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था की गई यहां पर कि जो महिला है वह जब सूचना इस तरह की सूचना जब पुलिस अधिकारी को देगी तो वो सूचना रिकॉर्ड लिखने वाला अधिकारी जो है वह महिला पुलिस अधिकारी होगी, जिससे कि वो महिला जो है जो सूचना दे रही है वो सहज रूप से अपनी बात को कह पाए और वो रिकॉर्ड हो पाए। अब इसी के साथ साथ इसी परंतुक में एक बात और कही गई है कि मान लीजिए सूचना देने वाली जो महिला है, जो विक्टिम है, वह मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, तो ऐसी स्थिति में जब सूचना देनी होगी तो वहां पर पुलिस अधिकारी जो भी पुलिस अधिकारी है वह उस महिला को थाने नहीं बुलाएगा, वह उस महिला के जो भी सुविधाजनक जगह है वहां पर जाएगी या जाएगा, और वहां पर जो है उस महिला से रिपोर्ट लेगा। अब इसी के साथ साथ इसमें यह भी व्यवस्था की गई, जब इस प्रकार की रिपोर्ट ली जाती है किसी
ऐसी महिला जो शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित है, उस महिला से जब रिपोर्ट ली जाएगी, तो उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी, उसकी जो है एक वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, और इसी के साथ साथ यथासंभव जितनी जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट के सामने 164 धारा 164, अभी हम देखेंगे आगे, धारा 164 के कथनों को रिकॉर्ड करने के लिए यथासंभव मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। तो सबसेक्शन 1 में जो है यही सारे प्रावधानों का उल्लेख यहां पर किया गया है। अब इसके बाद जो है सबसेक्शन 2 जो है, उपधारा 2 जो है, यह कहती है कि एफआईआर की प्रतिलिपि इत्तला देने वाले को निःशुल्क दी जाएगी। ध्यान रखिएगा कि पुलिस अधिकारी जो है ऐसी जो सूचना दी गई है उसकी एक निःशुल्क कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस व्यक्ति को देगा जिसने पुलिस थाने में संज्ञेय अपराध की सूचना दी है, उसको निःशुल्क कॉपी दी जाती है। अब इसके बाद जो है इस सेक्शन का जो सब क्लॉज 3 है, उपधारा 3 है, यह बताता है कि मान लीजिए कि अगर कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जो है ऐसी इत्तला को अभिलिखित नहीं करता है, बड़ी समस्या है कि पुलिस अधिकारी के पास कोई शिकायत लेकर गए, संज्ञेय अपराध के मामला है, लेकिन पुलिस अधिकारी रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है, एफआईआर ही नहीं लिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो यहां पर यह व्यवस्था की गई है उपधारा 3 में कि ऐसा व्यक्ति जो है अपनी जो सूचना है उसका सार लिखकर, उसको जो समराइजली लिखकर जो है पुलिस अधीक्षक, जो भी पुलिस सुपरिटेंडेंट है, उसको डाक के द्वारा भेजेगा, और पुलिस सुपरिटेंडेंट जो है या तो वह खुद उस मामले की जांच कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या फिर जो है वह अपने किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को ऐसी सूचना का इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए आदेश दे सकता है, या खुद भी कर सकता है। तो यहां पर जो है पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप में सूचना दी जाती है। अब यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि इससे जो है कई बार प्रश्न आया है कि अगर एफआईआर जो है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी नहीं लिखता है तो व्यथित व्यक्ति जो है क्या करता है, या लिखने से इनकार कर देता है, तो व्यथित व्यक्ति क्या करेगा? तो वो जो है पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा सूचना का सार जो है पुलिस अधीक्षक को भेजेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा पुलिस अधीक्षक के संबंध में कि पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा सूचना भेजी जाती है। अब इसके बाद जो है केस आप ध्यान रखिएगा, ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। मित्रों ये केस जो है 2013 में डिसाइडेड हुआ और 2008 में ये फाइल हुआ था, और 2013 में इसमें जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया। अब इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो डिसीजन ऑर्डर है वो 2013 का है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जब कभी भी किसी पुलिस अधिकारी के पास कोई संज्ञेय मामलों की इत्तला आती है तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह एफआईआर रजिस्टर करे। मतलब कि बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि उसको जो है एफआईआर रजिस्टर करना ही होगी। तो किस केस में? ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2013 के केस में, 2013 के केस में इस बात को कहा गया। तो अब मित्रों यहां पर सेक्शन 154 के जो प्रोविजन थे कंप्लीट होते हैं। अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज और देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 154 को अच्छे से समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वो केस, देखते हैं। मित्रों एफआईआर के संबंध में जो सबसे पहला प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या एफआईआर जो है एक ही अपराध के लिए एक ही व्यक्ति के विरुद्ध जो है 2 एफआईआर 2 अलग अलग थानों में की जा सकती है? तो इसके संबंध में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का केस है पी श्री कुमार वर्सेस केरल राज्य एंड अदर्स 19 मार्च 2018 का। 19 मार्च 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इस केस में इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक ही अपराध के संबंध में एक ही अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, किंतु अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा, किंतु उसी अपराध के संबंध में एक प्रति एफआईआर मतलब कि काउंटर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। काउंटर एफआईआर का तात्पर्य है कि मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच में जो है कोई विवाद उत्पन्न हुआ है जिसमें जो है ए ने बी को मारा, बी ने ए को कुछ किया, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि ए के खिलाफ जो है बी ने एफआईआर दर्ज करा दी, तो बी के खिलाफ भी उसी प्रकरण में उसी जो है अपराध के लिए जो है ए भी जो है बी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो इसे काउंटर एफआईआर बोलते हैं। तो यहां पर जो है इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि एक ही मामले में एक ही अपराधी या अभियुक्त के विरुद्ध जो है 2 एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन काउंटर एफआईआर प्रति एफआईआर की जा सकती है।
अब इसके बाद जो अगला हमारा केस है नमन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य एंड अदर्स, यह भी जो है 12 दिसंबर 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया। इस केस में प्रश्न यह था कि क्या कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को किसी मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित कर सकता है क्या? तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने समक्ष प्रस्तुत शिकायत के आधार पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश नहीं दे सकता। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को निर्देशित नहीं कर सकता है कि वह जो है किसी ऐसे मामले में जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है उस मामले में एफआईआर दर्ज करे। यहां पर मजिस्ट्रेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट किया, लेकिन ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है खुद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है शिकायतकर्ता जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट खुद बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ यह भी कहा गया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है जो उस प्रकरण के पीड़ित हैं या जो पक्षकार हैं उनको यह निर्देश दे सकते हैं कि वह जो है इस प्रकरण की पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएं। लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है पुलिस अधिकारी को या पुलिस को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वह इस पे एफआईआर दर्ज करे। तो यहां पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को क्लियर किया। अब एक समस्या आप लोगों ने देखी होगी, कई बार होता है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के समक्ष जो है एफआईआर लिखाने जाता है तो पुलिस अधिकारी जो है यह कहकर एफआईआर लिखने से मना कर देता है कि वह उसके जुरिडिक्शन में नहीं आती है या वह मामला उसके जो क्षेत्राधिकार है उस न्यायालय का उसमें नहीं आता है। तो यहां पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई सारे केसेस में जो है जीरो एफआईआर के बारे में स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी पुलिस थाना या कोई भी पुलिस अधिकारी जो है एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कि किसी अन्य जुरिडिक्शन का कोई मामला जो है और वह एक एफआईआर जो है किसी अन्य पुलिस स्टेशन में आई है किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी क्या करेंगे कि वह उस एफआईआर को अपने रजिस्टर में दर्ज करेंगे और उसको जो है जीरो एफआईआर कर रिकॉर्ड कर लेंगे। और उसके बाद जो है उस पर अगर कोई तुरंत कार्रवाई की जानी है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है तो वह भी कर सकते हैं। तत्पश्चात वह उस एफआईआर को संदर्भित जो थाना है जिसके जुरिडिक्शन का वो केस है उसमें उसको जो है ट्रांसफर कर देंगे और वहां का जो भी पुलिस अधिकारी होगा वह उस एफआईआर में जो आगे कार्रवाई करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, वह कर सकेगा। मतलब कि कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी जो है एफआईआर लिखने से इस कारण इंकार नहीं कर सकता कि वह मामला उसकी क्षेत्राधिकारता में नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए जो है जीरो एफआईआर के प्रावधान हमारे यहाँ पर कई सारे केसेस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोवाइड किए हैं। लेकिन जीरो एफआईआर के संबंध में ध्यान रखिएगा, हमारी सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन जीरो एफआईआर रजिस्टर कराई जा सकती है। केवल होता यही है, कंप्लेंट जो एफआईआर जो है होगी तो सेक्शन 154 के अंतर्गत ही, लेकिन उस पर एफआईआर का नंबर नहीं चढ़ा होगा, क्योंकि नंबर कहां चढ़ेगा? नंबर चढ़ेगा उस थाने में जिस थाने के क्षेत्राधिकार का वो मामला है। लेकिन त्वरित कार्यवाही के लिए या कह सकते हैं कि एक तुरंत रिलीफ के लिए जो है पुलिस अधिकारी उसमें जो है एफआईआर रजिस्टर कर जीरो एफआईआर रजिस्टर कर जो है अगर तुरंत कोई इन्वेस्टिगेशन करना है या तुरंत कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ केसेस थे। अब हम देखते हैं कि एफआईआर जो होती है उस एफआईआर का साक्षिक मूल्य क्या होता है, एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, क्या उस एफआईआर को जो है न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है? अगर ग्रहण किया जा सकता है, एडमिट किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि वह रिलीवेंट है, तो कहां पर रिलीवेंट है, इसके बारे में हम जो है देखते हैं कई सारे केसेस में क्या क्या कहा गया है। मित्रों, एफआईआर का जो अगला प्रश्न उत्पन्न होता है या अगला प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा जाता है सेक्शन 154 से, वो यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्षिक महत्व क्या है, एविडेंशियल वैल्यू क्या है। तो मित्रों, इसके लिए जो सिद्धांत है वो ये है कि एफआईआर जो है सारभूत साक्ष्य नहीं है, यह जो है सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, यह तो मात्र एक रिपोर्ट है जो कि पुलिस अधिकारियों को आगे कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आधार उत्पन्न करती है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि एफआईआर जो है सारभूत साक्ष्य नहीं होता है,
इसी सिद्धांत को जो है कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंटों में भी बताया है। तो यहां पर हमको जजमेंट देख रहे हैं। सबसे पहला जजमेंट है बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1996 SC 372। इस केस में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि FIR कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है, मतलब FIR सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, मात्र FIR के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। मतलब ओनली FIR के बेस पर जो है किसी भी एक्यूज्ड को जो है क्या नहीं किया जा सकता, उसको जो है दोष मुक्त नहीं किया जा सकता या दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ साथ आगे उन्होंने बताया FIR में अंकित तथ्यों को न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक है। मतलब केवल FIR के ग्राउंड पे किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। यहां पर जो है न्यायालय में FIR में जो कथन किए गए हैं या FIR में जो तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उन तथ्यों को न्यायालय में अन्य एविडेंस से साबित किया जाना चाहिए। अगर वह तथ्य अन्य एविडेंस से साबित हो जाते हैं और तो ऐसी कंडीशन में FIR जो है यहां पर कोलरेटिव एविडेंस या हम कह संपोषक साक्ष्य बन जाएगी और वह न्यायालय में उपयोग में आ सकेगी। तो इस केस में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया। फिर इसके बाद एक केस और है अरविंद कुमार वर्सेस बिहार राज्य 1990 का यह केस है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि FIR का उपयोग केवल इत्तला करने वाले व्यक्ति के कथनों के खंडन या अनुसमर्थन हेतु किया जा सकता है। मतलब FIR का यूज जो है कहां किया जा सकता है, किसी प्रोसीडिंग में जहां पर कि उस FIR के देने वाले, जिसने FIR लिखाई है, उस व्यक्ति के कथनों का या तो खंडन करना है या उसका समर्थन करना है। तो ऐसी कंडीशन में, अनुसमर्थन की कंडीशन में, खंडन की कंडीशन में ही FIR में जो कथन उसने किए हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। आगे इस केस में कहा गया FIR का उपयोग अन्य साक्षियों के कथनों के खंडन या अनुसमर्थन हेतु नहीं किया जा सकता। मतलब कि उस जो कथन FIR में है, उन स्टेटमेंट का, उन कथनों का जो है अदर जो विटनेसेस हैं, अदर जो एविडेंस देने वाले लोग हैं, उनके जो उन्होंने कथन किए हैं उनको खंडित करने या उसका अनुसमर्थन हेतु उस FIR का उपयोग नहीं किया जा सकता। इन दोनों केस में इसी बात को बतलाया है। अब इसके बाद जो ये हमने आपको नियम बताया कि FIR सारभूत साक्ष्य नहीं है, इस नियम के कुछ अपवाद हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो हमने यहां पर मेंशन किया है नियम के अपवाद। तो नियम के अपवाद ये है कि सारभूत साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन जो है इन साक्ष्यों का उपयोग कहां कहां पर हो सकता है या FIR का उपयोग जो है एविडेंस के रूप में कहां कहां हो सकता है, इसको हमने जो है इस अपवादों में रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एविडेंस एक्ट की, साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 157 के अंतर्गत, एविडेंस एक्ट की सेक्शन 157 के अंतर्गत जो FIR जो हुई है, इनको जो है इस सेक्शन में कोलरेटिव एविडेंस या संपोषक साक्ष्य के रूप में ग्राही किया जा सकता है। मतलब एक बात क्लियर हुई कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 157 के अंतर्गत इन रिपोर्टों को या FIR को जो है कोलरेटिव एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद जो है अगला हम देखें अपवाद, तो एविडेंस एक्ट की ही धारा 6 है, सेक्शन 6 है, जो कि रेजेस्टे का रूल बताती है। ध्यान रखिए उसमें रेजेस्टे शब्द उपयोग नहीं किया है धारा 6 में, लेकिन उसका जो रेजिस्ट्री का मीनिंग ये होता है जब कोई तथ्य एक दूसरे तथ्य से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में वो जुड़ा हुआ तथ्य सुसंगत होता है। अगर वह तथ्य जो है उस अपराध की घटना से या उससे जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में वह रेजिस्ट्री के रूल के अंतर्गत आता है। तो एविडेंस एक्ट की धारा 6 में रेजिस्ट्री का ही रूल दिया हुआ है और उसमें कहा गया है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगतता। मतलब ऐसे जो है तथ्य जो कि एक ही समव्यवहार के भाग हैं, जो कि एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जितने भी तथ्य जुड़े हुए हैं, चाहे वो FIR के माध्यम से आए या किसी माध्यम से आए, वह सब सेक्शन 6 में रिलीवेंट होते हैं और कोर्ट में एक्सेप्टेबल भी होते हैं। और इसके बाद जो आखिरी हमारा इसमें जो अपवाद है वो है मृत्युकालीन कथन, डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 क्लॉज 1। अब इस सेक्शन में जो है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है
कि जब कोई व्यक्ति जो है मरता है या उसको मरने की उसको जो है उसकी मृत्यु हो सकती है, उस वक्त वो कथन करता है तो वह जो है न्यायालय में सुसंगत होते हैं। तो यहां पर जो है अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, उसको ऊपर हमला हुआ है, उसको हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, उस स्थिति में अगर वह एफआईआर लिखाता और एफआईआर लिखाने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में मृत्युकालीन कथन के रूप में उस एफआईआर को माना जाएगा और उसे जो है एविडेंस एक्ट की सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अंतर्गत रिलीवेंट माना जाएगा और न्यायालय में एक्सेप्टेबल होगा। तो मित्रों, ये जो बातें थी ये सेक्शन 154 के संबंधित थी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से सेक्शन 154 से रिलेटेड हमने यहां पर सारी बातें कंप्लीट की। अब हम चलते हैं सेक्शन 155 पर, क्या कहती है, क्या है उसके प्रावधान, चलिए देखते हैं। मित्रों, सेक्शन 155 जो है ये कहती है असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण, मतलब कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है उसकी इत्तला अगर पुलिस थाने में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में वह अधिकारी क्या करेगा और उस मामले में अन्वेषण अगर करना है तो वह कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है तो कब कर सकता है, इन सब बातों के बारे में प्रावधान जो है सेक्शन 155 बतलाता है। मित्रों, इस सेक्शन में जो है टोटल 4 सब सेक्शंस हैं, 4 उपधाराएं हैं, जिनमें सबसे पहली उपधारा 1 यह बोलती है कि इत्तला को ऐसी पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा, मतलब कि जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास असंज्ञेय मामलों से संबंधित अगर कोई इत्तला देता है तो पुलिस अधिकारी जो है उस इत्तला को अपनी जो पुस्तक है, उनकी जो रिकॉर्ड है उसमें मेंशन करता है, जो कि असंज्ञेय मामलों का रजिस्टर होता है, उसमें वह रिकॉर्ड करेगा, रजिस्टर करेगा और दूसरे नंबर पर इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, असंज्ञेय मामलों में जो है पुलिस अधिकारी जो है अन्वेषण नहीं कर सकता, उसको इतने पावर्स यहां पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी क्या करेगा, अपनी पुस्तक में प्रविष्टि कर लेगा। प्रविष्टि करने के बाद उस व्यक्ति को जो है संबंधित मजिस्ट्रेट, जिसके जुडिक्शन में, जिसके क्षेत्राधिकारता में वो मामला आता है, उस मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्देशित कर देगा उपधारा 1 के अंतर्गत। उपधारा 2 बोलती है, सबसेक्शन 2 बोलती है कि अन्वेषण करना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं, मतलब कि रिकॉर्ड करने के बाद उपधारा 2 में स्पष्ट कर दिया कि अगर पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करना है तो वह मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। यहां पर जो उपधारा 3 है, सबसेक्शन 3 है, यह बोलती है अन्वेषण करने के आदेश पर उन सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाना या जा सकना जो संज्ञेय अपराध के अन्वेषण में प्रयोग की जा सकती हैं। अब यहां पर आप ये बात ध्यान रखिए कि उपधारा 2 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण नहीं होगा, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया है अन्वेषण का कि भाई आप जो है इस मामले का अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो उपधारा 3 में यह प्रावधान है कि वह पुलिस अधिकारी जो ऐसे मामले का, जिसे मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है, वह उस मामले का अन्वेषण करेगा और अन्वेषण में उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि वह संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस के मैटर में, जैसे कि सेक्शन 154 में हमने देखा कि कॉग्निजेबल मैटर में एफआईआर के बाद पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर सकता है, तो वही शक्तियां, वही पावर्स रखेगा जो कि संज्ञेय अपराध के अन्वेषण में रखता है। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति जो है यहां पर लिमिटेड है। यहां पर इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वह गिरफ्तार नहीं करेगा। मतलब कि गिरफ्तारी अगर करनी है तो पहले मजिस्ट्रेट से वारंट लिया जाएगा, आदेश लिया जाएगा और उस वारंट के निष्पादन में ही गिरफ्तार किया जा सकता है ऐसे मामलों में जो कि असंज्ञेय प्रकृति के हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। अब इसके बाद जो उपधारा 4 है, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये कहती है जहां मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से है, मतलब कि जहां पर कोई मामला ऐसा है जिनमें एक से अधिक अपराध घटित हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जिसमें कम से कम एक अपराध संज्ञेय है, मतलब उनमें से एक ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है,
तो पूरा मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस करा, उसमें जो है या कोई मामला ऐसा है जिसमें एक से अधिक अपराध किए गए हैं और उसमें जो है एक अपराध तो कॉग्निजेबल है और बाकी के अपराध नॉन कॉग्निजेबल हैं, असंज्ञेय अपराध हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरा की पूरा प्रकरण जो है, मामला जो है, संज्ञेय मामला माना जाता है। अब इससे जो है प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, आप ध्यान रखिएगा कि देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी मामले में जो गंभीरतम अपराध है उसके आधार पर, मतलब एक ट्रांजैक्शन में जो सबसे गंभीरतम अपराध है उसके आधार पर जो है यह डिसाइड होता है कि यह मामला संज्ञेय में जाएगा कि असंज्ञेय में जाएगा। अगर पूरा की पूरा मामले में जितने भी ऑफेंसेस हुए हैं छोटे छोटे, वो सभी मामले अगर असंज्ञेय प्रकृति के हैं, नॉन कॉग्निजेबल प्रकृति के हैं, तो पूरा मामला नॉन कॉग्निजेबल हो जाएगा। लेकिन उनमें से अगर एक ऑफेंस भी अगर कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है, तो पूरा की पूरा मामला संज्ञेय मामला माना जाएगा और जो है संज्ञेय मामले की तरह उसमें अन्वेषण किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सेक्शन 155 जो है असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामले का अन्वेषण से संबंधित प्रावधान करती है। तो मित्रों इसके आगे हम देखते हैं हमारे जो अन्वेषण की शक्तियां हैं पुलिस अधिकारियों की, वह क्या क्या है, कब संज्ञेय मामलों में जो है कैसे अन्वेषण करेगा, इसके बारे में देखते हैं सेक्शन 156 से। मित्रों धारा 156 सेक्शन 156 जो है संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति का उल्लेख करती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, सेक्शन 154 में हमने ये देखा कि पुलिस अधिकारी के समक्ष जब कभी भी कोई एफआईआर रिकॉर्ड होती है या पुलिस अधिकारी को किसी अपराध की, संज्ञेय अपराध की सूचना की जाती है, तो पुलिस अधिकारी उसको एफआईआर लिखेगा और उसके बाद अन्वेषण करेगा। अब अन्वेषण करने की शक्ति देखा जाए तो सेक्शन 154 में पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, लेकिन यहां पर जो है अन्य मामलों में कि पुलिस अधिकारी जो है किन किन मामलों में शक्तियां धारण करता है अन्वेषण करने की, इसका उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत उपधारा 1 यह व्यवस्था करती है कि कोई पुलिस थाने का प्रशासनिक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, मतलब यहां पर मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामलों का अन्वेषण कर सकता है। पर कौन से मामले, जिस मामले की जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर, ध्यान रखिएगा, उस थाने की सीमाओं के अंदर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारता रखने वाला न्यायालय अगर उस मामले का जांच विचारण अध्याय 13 के अंतर्गत कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उन मामलों का उस क्षेत्राधिकारता, उस थाने की क्षेत्राधिकारता के अंतर्गत जो है, जो पुलिस थाने का प्रशासनिक अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी है, वह भी उसका अन्वेषण कर सकता है। तो यहां पर इस बात को अपन ने समझा कि पुलिस अधिकारी जो है ऐसे मामले जो कि संज्ञेय प्रकृति के हैं और जिन मामलों के संबंध में अध्याय 13 के अंतर्गत, चैप्टर 13 के अंतर्गत न्यायालय जांच विचारण कर सकता है और वो मामले संज्ञेय हैं, तो इनमें पुलिस अधिकारी भी अन्वेषण कर सकता है। अब यहां पर आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 156 के अंतर्गत केवल उन मामलों के लिए ही अन्वेषण की शक्ति नहीं उल्लेखित है जो कि सेक्शन 154 एफआईआर के तहत आते हो। ऐसे मामलों में भी पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर सकता है जिसे पुलिस अधिकारी को कहीं से भी सूचना मिली है या उसको पता चला है कि ऐसा कोई अपराध घटित हुआ है, तो उसके संबंध में भी पुलिस अधिकारी जो है इस सेक्शन में अन्वेषण कर सकता है। तो बात क्लियर हुई, मतलब कि जरूरी नहीं है कि एफआईआर आए तो ही पुलिस अधिकारी अन्वेषण करेगा। अगर पुलिस अधिकारी को कहीं और से भी कोई जानकारी मिली है कि कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी सेक्शन 156 के अंतर्गत जो है अन्वेषण प्रारंभ कर सकता है। अब इस सेक्शन की उपधारा 2 जो है, सबसेक्शन 2 जो है, यह व्यवस्था करती है पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रकरण में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह पुलिस अधिकारी मामले का अन्वेषण करने के लिए सशक्त ना था। मतलब कि इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि ये कोई आधार नहीं होगा कि उसकी कार्रवाई को प्रश्नगत करने का कि वह अधिकारी जो है ऐसी कार्रवाई के लिए जो है करने के लिए सशक्त नहीं था, उसको एम्पावर्ड नहीं किया गया था, इसके लिए उसे प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद जो है इस सेक्शन की उपधारा 3 जो है, इसको आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है
कि मान लीजिए कि पुलिस अधिकारी जो है उसके पास सूचना आई और पुलिस अधिकारी उसमें अन्वेषण नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह व्यक्ति जो है जिसके ऊपर यह अपराध घटित हुआ है या जानकारी रखता है और वो चाहता है कि पुलिस अधिकारी अन्वेषण करे, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है सेक्शन 156 की उपधारा 3 का आवेदन, मतलब धारा 156(3) का आवेदन अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास लेके लगाएगा और मजिस्ट्रेट जो है इस सेक्शन के तहत जो है मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसे पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए जो है आदेश कर सकता है। तो इस सेक्शन बोलती है धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट, मतलब धारा 190 में बताया गया है कि भाई किसी भी मामले का कौन कौन मजिस्ट्रेट जो है संज्ञान ले सकता है या उसके लिए जो है सशक्त किया गया है। तो ये जो मजिस्ट्रेट है यह अन्वेषण का आदेश भी पुलिस अधिकारी को इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 156 के तहत दे सकते हैं। तो धारा 156(3) का आवेदन, आप ध्यान रखिएगा कि धारा 156(3) का आवेदन जो है पुलिस अधिकारियों को अन्वेषण करने के लिए आदेश करने की शक्ति का उल्लेख करता है। अच्छा, ये जो धारा 156(3) से जो आप ध्यान रखिएगा कि एडीजे, एमपी एडीजे के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आया है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि धारा 156(3) में, मतलब 156 के उपधारा 3 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह जो है अन्वेषण के लिए पुलिस अधिकारी को आदेश दे सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार जो है इस सेक्शन में यह सब उल्लेख है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं, हमारी जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है मित्रों, हमारी जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 160 से लेकर सेक्शन 163 तक, धारा 160 से लेकर धारा 163 तक। मित्रों, इन चारों सेक्शंस को जो है हम यहाँ पर एक टॉपिक बनाकर अध्ययन कर रहे हैं जिससे कि आपको यह समझ में भी आए और याद भी हो जाए। तो हमने टॉपिक का नाम दिया है पुलिस अधिकारी के समक्ष साक्षी और साक्षी के कथन। मतलब कि पुलिस अधिकारी अगर किसी मामले में अन्वेषण कर रहा है और उसे उस मामले के लिए जो है किसी व्यक्ति के कथन लेना है, किसी व्यक्ति के साक्ष्य लेना है, तो ऐसी स्थिति में इस टॉपिक के अंतर्गत जो है वह ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष बुलाने के लिए जो है एक लिखित आदेश जारी कर सकता है। इसी के साथ साथ इसी टॉपिक में उसके कथन लिए जाएंगे और कथन कैसे लिए जाएंगे, उनका क्या प्रभाव होगा, ये सारी बातें जो है यहाँ पर इन धाराओं में वर्णित हैं। तो हम यहाँ पर जो है एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहली जो धारा 160 है, सेक्शन 160 जो है, यह व्यवस्था करती है कि साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। समझिएगा मित्रों, जब कभी भी कोई पुलिस अधिकारी किसी मामले में अन्वेषण कर रहा है और अन्वेषण के दौरान उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति उस मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित है तथा उस मामले को जो है न्यायालय में साबित करने के लिए इस व्यक्ति के कथन लिए जाने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में धारा 160 के अंतर्गत वह पुलिस अधिकारी जो है एक लिखित अपेक्षा जारी कर सकता है उस व्यक्ति को न्यायालय में अपने समक्ष हाजिर होने के लिए। लेकिन इस सेक्शन में एक परंतु जोड़ा गया है जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि इन निम्नलिखित व्यक्तियों को इस प्रकार थाने नहीं बुलाया जाएगा। कौन कौन से व्यक्ति हैं पहले उनको देखते हैं, फिर देखते हैं क्यों नहीं बुलाया जाएगा। तो यहां पर जो है सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है, मतलब जो व्यक्ति जो है बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स है, 15 वर्ष से कम आयु का है, उसको जो है थाने नहीं बुलाया जाएगा। इसके बाद ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु जो है 65 वर्ष से अधिक है, सीनियर सिटीजन है, 65 वर्ष से ज्यादा आयु का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को भी थाने नहीं बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद कोई स्त्री है तो उसको भी नहीं बुलाया जाएगा। और इसी के साथ जो है ऐसा व्यक्ति अगर कोई मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, इनकैपेबल है, ऐसे व्यक्ति को भी जो है धारा 160 के अंतर्गत लिखित अपेक्षा द्वारा थाने में नहीं बुलाया जाएगा। इसके संबंध में एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कोई स्त्री के संबंध में आप केस लिख लीजिएगा, श्रीमती नंदिनी सत्तपति वर्सेस पीएल दानी, AIR 1978। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि कोई पुलिस अधिकारी जो है अन्वेषण में किसी साक्षी के रूप में किसी महिला को थाने नहीं बुला सकता है, धारा 160 के अंतर्गत। तो इस सेक्शन में जो है ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ साथ सेक्शन 160 में यह भी उल्लेख किया गया है
कि जब इन व्यक्तियों को या किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में न्यायालय में पुलिस थाने में हाजिर होने के लिए अपेक्षा जारी की जाती है, लिखित आदेश जारी किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जब पुलिस थाने तक आएगा, एक दिन अपना समय जो है अपना लगाएगा, तो उसके जो व्यय हैं उसके लिए जो है राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है कि उसको कितना खर्चा दिया जाएगा, आने जाने का क्या व्यय दिए जाएंगे। इन सब के संबंध में प्रावधान जो है धारा 160 में उल्लेखित किए गए हैं। अब इसके बाद जो है धारा 161 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बोलचाल की भाषा में ये बोला जाता है कि क्या पुलिस अधिकारी ने 161 के कथन कराए हैं या नहीं, क्योंकि धारा 161 जो है यही बताती है कि ऐसे साक्षी के या ऐसे व्यक्ति के जिसका की कथन लिए जाने हैं, धारा 161 के अंतर्गत कथन की व्यवस्था की गई है कि पुलिस अधिकारी जो है ऐसे व्यक्ति के कथन ले सकता है। अब यहां पर धारा 161 यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि यह कथन जो है मौखिक हो सकेंगे, मतलब पुलिस अधिकारी जो है किसी व्यक्ति का मौखिक कथन ले सकेगा और उसे जो है लेखबद्ध कर सकेगा। यहां पर पुलिस अधिकारी जो भी प्रश्न उस व्यक्ति से जिसका की साक्ष्य लिया जा रहा है, कथन लिए जा रहे हैं, जो भी प्रश्न वह करता है पुलिस अधिकारी, वह व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है। लेकिन ऐसा किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा जो कि उस व्यक्ति को किसी अपराध के लिए या किसी शास्ति पेनल्टी के लिए या किसी संपरण फोरफीचर के लिए दायी बनाता हो या आशंका में डालता हो। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के सिवाय हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह व्यक्ति जो है धारा 161 में बाध्य है और वह देगा। अब यहां पर धारा 161 में यह भी उल्लेख किया गया है 2013 में संशोधन के द्वारा कि जब 161 के कथन कराए जाते हैं तो पुलिस अधिकारी जो है ऐसे कथनों का रिकॉर्ड जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से भी जो है रिकॉर्ड कर सकता है। इसी के साथ साथ 2013 में यह भी जोड़ा गया कि जब किसी महिला का, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब किसी महिला का साक्ष्य जो है या स्टेटमेंट जो है 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हों, तो और वो प्रकरण जिसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वह प्रकरण जो है कोई ऐसा अपराध है जो कि महिला की लज्जा से संबंधित है, उसके गरिमा सम्मान से संबंधित है, या रेप केस है, या फिर हम कहें कि इसी प्रकार का कोई ऐसा मामला है जो कि किसी महिला की गरिमा, उसके शारीरिक और इन सब चीजों से संबंधित है, तो यहां पर जो है ये सेक्शन 2013 का संशोधन या व्यवस्था करता है कि वहां पर 161 के कथन जो है किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिए जा सकते हैं, किसी पुलिस अन्य कह सकते हैं मेल पुरुष के द्वारा या पुरुष पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं लिए जाएंगे। तो यहां पर धारा 161 में जो है ये सारी बातें उल्लिखित हैं। अब इसके बाद धारा 162, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत स्पष्ट बात कहती है कि जब धारा 161 के कथन कराए जाते हैं, सेक्शन 161 के स्टेटमेंट लिए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से हस्ताक्षर नहीं कराए जाएंगे। यह सेक्शन 162 धारा 162 हमें बताती है कि ऐसे व्यक्ति के पुलिस अधिकारी हस्ताक्षर नहीं लेगा, हस्ताक्षर नहीं कराए जाएंगे। अब यहां पर सेक्शन 162 में इस बात को भी बतलाया गया है इसके परंतु में कि ऐसे स्टेटमेंट 161 के स्टेटमेंट जिस पर कि हस्ताक्षर नहीं कराए जा रहे हैं, उस स्टेटमेंट को किसी मामले की कार्यवाही में या जांच या अन्वेषण में जो है, अन्वेषण ना बोले, जांच और विचारण के दौरान अगर उस साक्ष्यों का उपयोग किया जाना है तो कहां पर किया जाएगा, तो इसका परंतु बोलता है, परंतु जब कोई ऐसा साक्षी, मतलब जिसका साक्ष्य 161 में लिया गया है, जिसका कथन उपयुक्त रूप से लेखबद्ध किया गया है, 161 में लेखबद्ध किया गया है, ऐसी जांच या विचारण में, मतलब न्यायालय में जांच या विचारण चल रही है, अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, प्रोसिक्यूशन की ओर से बुलाया जाता है, तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है, मतलब कि जो उसने स्टेटमेंट दिए थे 161 के, उनको अगर साबित कर दिया गया है, तो अभियुक्त द्वारा या न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए, समझिएगा, कैसे साक्षी का, जो न्यायालय में अब साक्ष्य दे रहा है, पहले वो स्टेटमेंट दे चुका है पुलिस 161 में, अब उन कह सकते हैं साक्ष्य का जो वो न्यायालय में दे रहा है उसका खंडन करने के लिए जो है
एविडेंस एक्ट की धारा 145 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अनुसार जो है ऐसे एविडेंसेस का, ऐसे स्टेटमेंट का उपयोग किया जा सकता है। इसके बारे में व्यवस्था जो है सेक्शन 161 का जो सब क्लॉज 1 है उसके प्रोवाइडेड में प्रोविजो में बतलाया गया है। अब इसके बाद जो है सेक्शन 162 की बात हम कर रहे हैं। सेक्शन 162 के अंतर्गत जो सब क्लॉज 2 है यह इस बात को भी स्पष्ट करता है कि 161 के कथन जो है इनका प्रगति कैसी भी हो, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट का नेचर एविडेंस एक्ट की धारा 32(1) के अंतर्गत अगर मृत्युकालीन कथन है तो इनका प्रभाव वही होगा जो कि सामान्यतः मृत्युकालीन कथनों का होता है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को उल्लिखित किया गया है, मतलब कि ये सेक्शन जो है मृत्युकालीन कथनों पर प्रभाव नहीं डालती है। अब इसके बाद जो है धारा 163 जहां पर यह बताती है, सेक्शन 163 यहां पर यह बोलती है कि जब कभी भी धारा 161 के कथन कराए जाएं, जब कभी भी सेक्शन 161 के स्टेटमेंट लिए जाएं, तो पुलिस अधिकारी जो है किसी भी प्रकार की उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा। जैसा कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 24 में बताया गया है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति के पुलिस अधिकारी के समक्ष या पुलिस अधिकारी के सामने जो है स्टेटमेंट वगैरह लिए जाते हैं तो उसको जो है किसी भी प्रकार से उत्प्रेरित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को जो है धमकी नहीं दी जाएगी, वचन नहीं कर उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, तभी वह स्टेटमेंट वैल्यूएबल होता है। अदरवाइज एविडेंस एक्ट की सेक्शन 24 इन सब एविडेंसेस को अगर वह जो है इस प्रकार लिए गए हैं उनको जो है कह सकते हैं अनरिलीवेंट बता देती है। तो यहां पर जो है ये चारों सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है और जो मैंने आपको बातें बताई यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप इनको ध्यान रखिएगा। और मित्रों आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर विराम देते हैं और चैप्टर 12 की जो हमारी अगली सेक्शन जो इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।